जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ बाबा केदारनाथ धाम में। बाबा केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। बाबा केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए सबकी इच्छा होती है, लेकिन यहाँ जब आप लोग आएंगे थोड़ा कठिनाई भरा सफ़र है। यहाँ ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते हैं। अगर आप लोग यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आप कितने कम खर्चे में यहाँ तक आप लोग आ सकते हैं, कैसे आने की सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है, यहाँ आप लोग स्टे कहाँ करेंगे, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर का जो किराया कितना रहता है, पूरी A to Z इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी। बिना स्किप किए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ जब आप लोग आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी बाबा केदार के दर्शन के लिए। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए अभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए चलते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। मेरा सफर का शुरुआत उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर से हो रहा है। मेरे साथ मेरा बेटा और मिसेस है। हम 3 लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। अभी हम पहुंच गए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से अभी हम जाएंगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जाने के लिए हमारा जो ट्रेन है उसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ट्रेन का कोड है 12801। कम से कम 30 घंटे के आसपास लगता है दिल्ली पहुँचने के लिए। चलिए अभी चलते हैं दिल्ली। सुबह का अभी 4 बजा है। हम लोग 30 घंटा का सफर करने के बाद भुवनेश्वर से पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अभी हम यहां से जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार जाने के लिए न्यू दिल्ली से आप लोगों को काफ़ी सारा ट्रेन मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगा। हम लोग बस से जा रहे। बस से अगर आप लोग जा रहे तो 7 किलोमीटर के दूरी पर रेलवे स्टेशन से स्थित है बस स्टैंड। बस स्टैंड का नाम है महाराणा प्रताप इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो स्थित है दिल्ली के काश्मीरी गेट में। काश्मीरी गेट बस स्टैंड भी इसे कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ई रिक्शा से 50 रुपया देके आधे घंटे में आप लोग बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं काश्मीरी गेट बस स्टैंड। अब ये सामने देखे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस खड़ा है। काश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप लोग 9 नंबर बस स्टॉप पर चले आइए। 9 नंबर बस स्टॉप से सुबह 5 बजे से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस चलना शुरू हो जाता है। न्यू दिल्ली से हरिद्वार का दूरी है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास। बस से 5 घंटे के करीब लगता है पहुंचने के लिए। बस का जो किराया है 400 रुपया, बच्चों के लिए 250 रुपया तक किराया रहता है। चलिए अभी बस में बैठ जाते हैं, हरिद्वार चलते हैं। अभी हम हरिद्वार के बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसके यात्रा पर अगर आप लोग आ रहे आप लोग हरिद्वार आ सकते हैं, नहीं तो ऋषिकेश भी आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग हरिद्वार आते हैं क्योंकि हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद 4 धाम की यात्रा करने की मान्यता है। चलिए अभी जान लेते हैं आप लोग हरिद्वार कैसे आएंगे। अभी ये सामने देखिए हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हरिद्वार तक ट्रेन नहीं मिलता है तो आप लोग ऋषिकेश तक आ सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह के लिए आप लोगों को अगर ट्रेन नहीं मिलता है तो आप लोग दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से बाई ट्रेन या बस से भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग हरिद्वार बस से आना चाह रहे हैं तो आसपास शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए आपको बस मिल जाएगी। अब ये सामने देखिए रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड से राइट साइड अगर आप लोग जाते हैं, यहीं पर हर प्रकार की गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी आप लोगों को केदारनाथ जाने के लिए। अगर आप लोग बाई प्लेन केदारनाथ आना चाह रहे तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून में। उसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून से केदारनाथ का दूरी है 240 किलोमीटर। प्राइवेट टैक्सी से आप लोग केदारनाथ आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 7 से 8,000 या 9,000 तक रह सकता है। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं हरिद्वार से केदारनाथ आप लोग कैसे जाएंगे। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए 3 तरह का सुविधा है। अगर आप लोग चाहे प्राइवेट टैक्सी लेके जा सकते हैं,
शेयरिंग बोलेरो में जा सकते हैं, बस से भी आप लोग चाहे जा सकते हैं। बस का टिकट अगर आप लोग बुकिंग करना चाह रहे, अभी जो सामने देख रहे बस स्टैंड है, बस स्टैंड का साइड में थोड़ा आगे जाने के बाद TGMOC का ऑफिस है, GMOE का ऑफिस है। एक दिन पहले यहाँ बस का टिकट आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। बस का किराया 800 से 1000 रुपया रहता है। एक दिन पहले अगर आप लोग टिकट नहीं बुकिंग करते उसी दिन आपको बस का सीट मिल जाता है तो पीछे की तरफ मिलेगा। अगर भीड़ ज़्यादा होगा टिकट भी नहीं मिल सकता है। तो एक दिन पहले जो टिकट काउंटर आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर आके टिकट आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। बस का टाइमिंग के बारे में चलिए जान लेते हैं। बस सिर्फ सुबह मिलता है, सुबह 3-4 बजे से शुरू होके सुबह 7-8 बजे तक बस मिलता है। उसके बाद बस मिलना मुश्किल है। तो अगर आप लोग टिकट पहले से बुकिंग नहीं किए हैं तो सुबह 3 बजे तक यहाँ चले आइए तो बस का टिकट आप लोगों को मिल जाएगी। एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं, अगर 4 धाम यात्रा पर आप लोग जा रहे तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब ये सामने देखिए हरिद्वार का ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर लिखा है होटल राही, यहीं पर ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे राइट साइड थोड़े आगे आने के बाद बस स्टैंड के बाद होटल राही आप लोगों को दिखेगा, यहीं पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोनप्रयाग में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में थोड़ा मुश्किल क्या है, ज़्यादा भीड़ होने पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद हो जाता है। अगर खुला भी होगा 4-5 घंटा लाइन लगाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए पहले से ही ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसका वेबसाइट है registration touristcare.uk.gov.in। एक ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इससे भी आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका नंबर है 8394833833। यात्रा लिख के व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, बाकी का डिटेल्स एक के बाद एक आता रहेगा, आप फिलअप कर लीजिए। बहुत ही कम समय में आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारा गाड़ी अभी रेडी हो गया है। हरिद्वार से अभी हम केदारनाथ जा रहे हैं। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए अगर पर्सनल कैब आप लोग करते हैं, डिजायर वगैरह करते हैं, 4 सीटर का गाड़ी 7 से 8 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा। हमारा जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं 6 सीटर है, मारुति इको। इसमें आप लोगों का खर्चा होगा 7 से 8 हज़ार रुपया, लेकिन 6% आप लोग जा पाएंगे। जाने आने के लिए अगर आप लोग गाड़ी बुकिंग करते हैं हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से फिर हरिद्वार, 12 से 13 हज़ार रुपया आपका खर्चा होगा। बस का किराया मैंने बता दिया था, पर्सनल कैब का किराया भी आप लोगों को मालूम हो गया। अभी शेयरिंग में अगर आप लोग जाना चाह रहे बोलेरो या सुमो में, बोलेरो सुमो का टैक्सी स्टैंड है बस स्टैंड के पास जो मैंने दिखाया था, वहीं से शेयरिंग में 1000 रुपया दे के आप लोग केदारनाथ पहुंच सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए जो टाइम लगता है पूरा दिन लग जाता है। सुबह अगर 3-4 बजे अगर आप लोग निकलते हैं, शाम तक केदारनाथ आप लोग पहुंच जाएंगे। अगर भीड़ के टाइम में आप लोग जाते हैं, मई जून के महीने में 2 दिन भी लग सकता है वहां पहुंचने में। तो इसीलिए आप एक दिन एक्स्ट्रा रखिए। केदारनाथ घूमने में आपको 3 दिन लगेगा, एक्स्ट्रा एक दिन हाथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि पहाड़ी वाला जगह है, कभी भी भीड़ जाम लग सकता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा साथ में रखेंगे तो आपको आसानी होगा घूमने में। अभी हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश या हरिद्वार से लोग 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं। दोनों जगह से खर्चा लगभग सेम ही आ जाता है। ज़्यादातर लोग हरिद्वार से केदारनाथ या 4 धाम के लिए जाते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं रूट में। आप हरिद्वार आप लोगों को पहले पहुंचना पड़ेगा। भारत के किसी भी शहर में आप लोग हो, पहले पहुंच जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से जैसे मैंने बताया था, शेयरिंग गाड़ी, पर्सनल टैक्सी या बस से आप लोग केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। रूट में अब ऐसा है, हरिद्वार से आप लोग पहुंचेंगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, उसके बाद पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग शुरू होता है। आप लोग गौरीकुंड या सोनप्रयाग में रुक सकते हैं।
हरिद्वार से उड़ीसा के हमें 3 दोस्त मिल गए थे, उनके साथ गाड़ी शेयरिंग करके हरिद्वार से दिन के 2 बजे हम लोग निकले हैं केदारनाथ के लिए। अगर आप लोग हरिद्वार लेट पहुंचते हैं तो आप लोगों को बस नहीं मिलेगा, बस सर्विस सिर्फ सुबह मिलता है। उसके बाद दिन भर आप लोगों को शेयरिंग गाड़ी मिलता रहेगा, नहीं तो पर्सनल गाड़ी करके भी आप लोग आ सकते हैं। केदारनाथ जाने का जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। बारिश का मौसम में और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन बारिश का मौसम में ज़्यादातर लोग नहीं आते क्योंकि लैंडस्लाइड ज़्यादातर यहाँ होता है। अभी हम पहुँचने वाला है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपको अभी देखने को मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन स्थली। देखिए बहुत ही बढ़िया सा व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर सा दोनों नदी का मिलन यहाँ हो रहा है। शाम होते होते बारिश का शुरुआत हो गया है। यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है। चलिए अभी जानते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आपको कब आना चाहिए। साल में 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। मई महीने के अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलता है। अक्टूबर महीने के दीपावली के बाद कपाट बंद हो जाता है। सबसे बढ़िया टाइम रहता है मई और जून का महीना। इस टाइम बढ़िया मौसम रहता है, लेकिन यहाँ उस टाइम बहुत ही भीड़ होता है, ज़्यादा रेट सब रहता है, होटल वगैरह ज़्यादा रेट में मिलता है। अगर आप लोग चाहे इस महीने में आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना जिस टाइम बारिश होता है, लेकिन आप लोग अगर वेदर चेक करके आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो ज़्यादातर लोग इस टाइम आना प्रेफर नहीं करते। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना, अक्टूबर और सितंबर महीने में ठंड बहुत होता है और कपाट बंद होने का टाइम भी हो जाता है। उस टाइम भी बहुत ही भीड़ रहता है। इस तीनों टाइम में आप कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। मई और जून के महीने में केदारनाथ में भारी मात्रा में भीड़ होता है। इस साल तो बहुत ही भीड़ है। हम लोग हरिद्वार से दिन के 2 बजे निकले थे। श्रीनगर पे रात को 12 बजे हम लोग पहुंचे। 10 घंटा लग गया श्रीनगर पहुंचने में। 10 घंटा में हम लोग सोनप्रयाग पहुंच जाते। भीड़ के कारण हम नहीं जा पाए। पुलिस वालों ने श्रीनगर में ही हम लोगों को रोक दिया, बहुत सारा गाड़ी को रोक दिया हुई। हम लोगों को रात में वहीं होटल में स्टे करना पड़ा। 900 रुपये में रूम मिल गया। रात को वहीं स्टे किए। सुबह फिर केदारनाथ के लिए निकले। फिर शाम को 8 बजे जाके सोनप्रयाग हम लोग पहुंचे। कम से कम 25 से 30 घंटा हम लोगों को लग गया पहुंचने में। तो यहाँ अगर आप लोग अभी आ रहे हैं दर्शन के लिए तो एक्स्ट्रा 1 दिन या 2 दिन हाथ में रखिएगा, नहीं तो आप लोग टूर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अभी ये सामने देखिए कितना दूर तक जाम लगा हुआ है। अभी हम पहुंच गए सीतापुर बस स्टैंड। इसे सोनप्रयाग का बस स्टैंड भी कहते हैं। सोनप्रयाग से 1-1.5 किलोमीटर पीछे ये बस स्टैंड बनाया गया है। अगर बस से आप लोग आते हैं, बस वाला यहीं आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से आप लोग सोनप्रयाग चल के ही जाएंगे। यहाँ से कोई अलग गाड़ी का सुविधा नहीं है। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं तो आप सोनप्रयाग मेन मार्केट तक जा सकते हैं। वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है। 150 से 200 रुपया देके आप लोगों का गाड़ी पार्किंग वहाँ आप लोग कर सकते हैं। और सोनप्रयाग में अगर आप लोग चाहे स्टे कर सकते हैं, नहीं गौरीकुंड भी आप लोग जा सकते हैं। वहाँ स्टे करने के बाद सुबह यात्रा का शुरुआत कर सकते हैं। फाइनली 25 से 30 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग। लेफ्ट साइड ये जो घर देख रहे हैं डॉर्मिटरी बनाया गया है, राइट साइड होटल है। यहाँ एक दिन अगर होटल में आप लोग स्टे करते तो 2,500 से 3,000 रुपया का चार्ज देना आप लोगों को पड़ सकता है। डॉर्मिटरी में अगर आप लोग रुकते तो 300, 400, 500 रुपया तक आपको देना पड़ सकता है। डॉर्मिटरी में अगर आप लोग रुकते तो आपको सुलभ शौचालय सुबह जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। इसीलिए अगर आप लोग बैचलर से आए तो डॉर्मिटरी एक रात आप लोग रह सकते हैं। अगर फैमिली आए तो होटल ज़रूर लीजिएगा। यहाँ अगर आप लोग रुकते तो 6 किलोमीटर फिर आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड में होटल का रेट इससे भी ज़्यादा रहता है। तो आप सोनप्रयाग में चाहे रुक सकते हैं, गौरीकुंड में भी आप लोग रुक सकते हैं। अगर गौरीकुंड में आप लोग रुकते
तो 2,500 से 3,000 से भी ज़्यादा होटल का प्राइस रह सकता है, क्योंकि होटल का संख्या यहाँ कम है और लोग ज़्यादा है। गौरीकुंड से सुबह केदारनाथ जाने के लिए ट्रैकिंग शुरू होता है 16 किलोमीटर का। अगर आप लोग सोनप्रयाग में रुकते तो 6 किलोमीटर का रास्ता सुबह आपको शटल सर्विस मिलता है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। बोलेरो से आप लोग इस 6 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। बोलेरो में 50 रुपया का किराया लगता है, लेकिन उस बोलेरो में जाने के लिए कम से कम भीड़ के टाइम 4 से 5 घंटा आपको लाइन देना पड़ सकता है। अगर भीड़ ना हो तो 1-1.5 घंटा में आप लोग पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। इसीलिए अगर आप लोग चाहे रात को ही आप लोग चले जाइए सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड में अगर आप लोग रुकेंगे सुबह ट्रैकिंग करने में सुविधा होगा। अब ये सामने देखिए सोनप्रयाग का चेकिंग काउंटर है। अगर आप लोग सुबह 5-6 बजे के बाद यात्रा शुरू करते हैं तो सोनप्रयाग का जो काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची चेकिंग होगा। उसके बाद आप लोग आगे जा पाएंगे। इससे थोड़ा पीछे सीतापुर, रामपुर, गुप्तकाशी में भी लोग रुकते हैं। अगर आप लोग पैकेज में घूमने के लिए आए तो वो लोग थोड़ा पीछे आप लोगों को ठहराते हैं, तो रात को 1-2 बजे से लेकर आपको गाड़ी में फिर सोनप्रयाग ड्रॉप करते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी लेके आए तो थोड़ा पीछे रुक सकते हैं। अगर आप लोग शेयरिंग गाड़ी और बस में आए सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकना प्रीफर करिएगा। सोनप्रयाग मार्केट से आप लोगों को जो भी ज़रूरत का चीज़ है अगर आप लोग नहीं लाए यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि जूता, बैग, गर्म कपड़े, रेनीकोट, छाता, यहाँ सब आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सब डबल रेट है। इसीलिए आप हरिद्वार से खरीदारी करके ला सकते हैं, नहीं तो जहाँ से आ रहे वहाँ से खरीदारी करके आ सकते हैं। अभी जो सामने रेट आप लोग देख रहे थे, लगेज अगर आप लोग लॉकर में रखना चाह रहे हैं तो इसका प्राइस है छोटे बैग का 50 रुपया, बड़े बैग का 100 रुपया, ट्रॉली बैग का 150 रुपया, बड़ा ट्रॉली बैग का 200 रुपया तक चार्ज लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा सामान आपके पास है यहाँ आप लोग सोनप्रयाग में लॉकर में रख सकते हैं, नहीं तो गौरीकुंड में भी लॉकर का सुविधा है, वहाँ भी आप लोग रख सकते हैं। अभी जो व्यू आप लोग देख रहे हैं सोनप्रयाग का जो छोटा सा गली है उसमें आप लोग भीड़ देख रहे हैं। रात का 2 बजे का अभी टाइम है। अभी रात का 2 बजे हम लोग लाइन दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे 6 साल का बेटा है और मेरा मिसेस के साथ अभी रात को 2 बजे हम लाइन दे रहे हैं शटल सर्विस से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए। जो भीड़ अभी आप लोग देख रहे हैं, शटल सर्विस से हम लोग गौरीकुंड जाने के लिए लाइन में खड़ा है। आगे थोड़ा जाने के बाद आप लोगों को एक ब्रिज देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, ब्रिज के इस पार ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इसी से 50 रुपया दे के आप लोग गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। यहाँ थोड़ा दिन का व्यू मैंने ऐड किया है। दोपहर के बाद यहाँ इतना भीड़ नहीं होता है। सुबह ही ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं, तो शटल सर्विस से गौरीकुंड जाने के लिए काफ़ी भीड़ होता है। रात को 2 बजे मैंने लाइन दिया था शटल सर्विस से गौरीकुंड जाने के लिए। सुबह 6 बजे मैं पहुंचा गौरीकुंड। कम से कम मुझे 5 घंटा लग गया लाइन में खड़े होने के लिए। जीप में जाने के लिए सिर्फ आपको 25-30 मिनट लगता है, लेकिन लाइन देने के लिए आपको 4-5 घंटा तक लग सकता है भीड़ के टाइम मैं जैसे अभी दे रहा हूँ। अगर भीड़ ना होगा तो 1-1.5 घंटा में आप लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे इसी बोलेरो से। शटल सर्विस से जब आप लोग आएंगे गौरीकुंड से थोड़े दूर पहले उनका स्टैंड बनाया गया है, वहीं पर आपको वो लोग ड्रॉप कर देंगे। आने के टाइम में भी इसी तरह से लाइन दे के गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक आप लोग जाएंगे। चलिए अभी जान लेते हैं यात्रा शुरू करने से पहले आप लोग घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू से जाएंगे, उसका खर्चा क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। अभी हम पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड। सुबह का अभी 6 बजने वाला है। हमारा यात्रा का शुरुआत अभी हम करेंगे गौरीकुंड में। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद, गौरी मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग अपना यात्रा का शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सोनप्रयाग से फ्रेश होकर आते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद डायरेक्ट यात्रा का शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का दूरी है 16 किलोमीटर, लेकिन लोग 22 किलोमीटर इसीलिए बोलते। सोनप्रयाग से आप लोग लाइन देकर शटल सर्विस तक आएंगे। शटल सर्विस गौरीकुंड में जहां ड्रॉप करेगा वहां से भी आप लोग चल के जाएंगे तो कम से कम यहाँ आपको
3 से 5 किलोमीटर तक चलना हो जाता है। तो इसीलिए लोग केदारनाथ का जो ट्रैकिंग है 22 किलोमीटर बोलते हैं। तो 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग आप लोग कैसे करेंगे और क्या ज़रूरत का सामान आप लोगों को चाहिए। पहले आपके साथ एक छोटा सा बैग रखिए, उसमें गर्म कपड़े जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद केदारनाथ में रात को माइनस में पारा चला जाता है, तो इसीलिए बहुत ही ठंड लगता है। तो गर्म कपड़े, अच्छे गर्म कपड़े साथ में जरूर कैरी कीजिएगा। और बारिश यहाँ शाम के टाइम हर वक्त होता है, तो इसीलिए अच्छा रेनीकोट भी साथ में कैरी कीजिएगा, एक छाता रखिएगा और एक अच्छा सा ट्रैकिंग शू पहन के जाइएगा। और साथ में एक पानी का बोतल, कुछ चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और बिस्किट कैरी कीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने के बाद और रास्ते में जो भी सामान आप लोग खरीदेंगे उसका डबल रेट है। इसीलिए जो भी ज़रूरत का कुछ सामान है, कुछ ज़रूरत का मेडिसिन साथ में ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको ज़रूरत ज़रूर होगा। और कपूर साथ में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग चढ़ाई करेंगे तो सांस का दिक्कत हो सकता है, तो कपूर सूंघने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अभी हम पहुँचेंगे हैं गौरी कुंड। अभी मेरा बेटा देखिए पिट्ठू में जा रहा है। चलिए अभी पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर वगैरह का रेट आप लोगों को बता देता हूँ। गौरी कुंड का जो छोटा सा रास्ता है, इसी से आप लोग अभी जाएंगे गौरी कुंड का जो मेन ट्रैकिंग गेट बनाया गया है केदारनाथ का, वहाँ तक। अभी यहाँ भी बहुत सारा होटल का फैसिलिटी है, जैसे मैंने बताया था। अगर आप लोग चाहें यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ का होटल का जो प्राइस है बहुत ही हाई रहता है। कम से कम 3000, 4000, 5000, यहाँ तक भी जब भीड़ होगा इससे ज़्यादा भी जा सकता है। अब ये सामने देखिए गौरी मंदिर है, यहाँ आप लोग दर्शन कर लीजिए और गर्म कुंड में स्नान करने के बाद अपना यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। गौरीकुंड का मेन मार्केट से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी के प्रीपेड काउंटर देखना शुरू हो जाएगा। अब ये सामने देखिए यहाँ प्रीपेड काउंटर्स बनाया गया है, यहाँ प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग घोड़े से जाना चाह रहे तो 2950 रुपया, अगर घोड़े से आप लोग रिटर्न आएंगे तो 2050 रुपया आपका खर्चा होगा। अगर पालकी से आप लोग जा रहे तो 8000 रुपया खर्चा होगा। आने के टाइम में 7400 रुपया खर्चा होता है। वेट के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, काउंटर पर आप लोग पता कर लीजिए। सेम डे पालकी से अगर जाना आना आप लोग करना चाह रहे, अगर आपका वेट 75 किलो के अंदर है तो 10,400 रुपया खर्चा होगा। अगर 90 kg के अंदर आपका वेट है तो 11,400 रुपया आपका खर्चा होगा। पिट्ठू से अगर आप लोग जाना चाह रहे, अगर आपके साथ बच्चे हैं, उनका किराया लगभग 3000 रुपये के आसपास लगता है। बड़े लोगों के लिए 8000 से 10,000 रुपये लोग चार्ज करते हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग प्लानिंग करके किसी से भी जा सकते हैं। अब ये जो सामने गेट देख रहे हैं, यहाँ से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हम लोग पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ मंदिर। अगर आप लोग घोड़े, पिट्ठू, पालकी से जा रहे तो जा सकते, नहीं तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा बिना खर्चे किए पैदल यात्रा आप लोग कर सकते हैं। अगर चलने के लिए आप लोग सक्षम है तो पैदल यात्रा ही करिए। पैदल यात्रा से क्या होता है, आप लोग जगह जगह बैठ के खाना पीना करके आराम से बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। और ये जो सुंदर सा व्यू देख रहे हैं, एंजॉय करते हुए आप लोग जा सकते हैं। अगर घोड़े में आप लोग बैठ के जाते हैं तो घोड़े में बैठना इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है। घोड़े में भी आप लोग अगर जाएंगे तो आपका कमर वगैरह भी दर्द हो जाएगा। घोड़े से भी लोग गिर जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि जो रास्ता है बहुत ही ख़राब रास्ता है। क्योंकि घोड़े चलने के बाद सब जगह जगह गड्ढा हो गया है, तो घोड़े का जो पैर है जब गड्ढे में गिर जाता है तो लोग बहुत जगह देखा है वो गिर जाते हैं। तो अगर आप पूरा कंफर्टेबल जाते हैं तो पालकी से आप लोग जा सकते हैं। पालकी से ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो इसीलिए प्रीफर करिए अगर चलने के लिए आप सक्षम है तो चल के ही आप लोग जाइए। अभी चलिए जान लेते हैं हेलीकॉप्टर का प्राइस क्या रहता है और कहाँ से आप लोगों को हेलीकॉप्टर मिलेगी। हर महादेव। हर महादेव। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं तो हेलीकॉप्टर का टिकट 2-3 महीने पहले ऑनलाइन ही बुकिंग होता है। साथ ही साथ इसका टिकट आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसका वेबसाइट है www.heliyatra.irctc
www.helicopter.co.in उसी वेबसाइट से आप लोग हेलीकॉप्टर का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इनका एक ऐप है, आप जैसे मैंने बताया था पहले, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड आपका नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसी ऐप से हर वो जानकारी आप लोगों को मिल सकती है केदारनाथ के बारे में। हेलीकॉप्टर का जो प्राइस रहता है वो अलग अलग प्राइस रहता है और अलग अलग जगह से इसका हेलीकॉप्टर जाता है। 3 जगह से हेलीकॉप्टर जाता है। हेलीकॉप्टर से अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आना नहीं पड़ेगा। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आप गुप्तकाशी तक आ सकते हैं। गुप्तकाशी से जो किराया रहता है हेलीकॉप्टर का जाने आने का 8,426 रुपया। हाटा से भी आप लोग जा सकते हैं। हाटा से 6,074 रुपया रहता है। सिरसा से भी आप लोग जा सकते हैं। 6,072 रुपया रहता है इसका किराया। ये सबका जो प्राइस मैंने बताया, जाने और आने का प्राइस इसका रहता है। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा शुरू करेंगे तो एक के बाद एक पड़ाव आएगा। पहले गौरीकुंड से जब आप स्टार्टिंग करेंगे चलना, 4 किलोमीटर के बाद जंगल चट्टी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भीमबली 6 किलोमीटर के बाद, 7 किलोमीटर के बाद रामबाड़ा, उसके बाद छोटे लिंचोली 8.5 किलोमीटर के बाद, 11 किलोमीटर के बाद लिंचोली, चानी कैंप 12 किलोमीटर के बाद, 14 किलोमीटर के बाद रुद्रो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बेस कैंप आपको देखने को मिलेगा 14.5 किलोमीटर के बाद। उससे बाद आप लोग 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करके पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के मंदिर। ये सब पड़ा होता है, एक के बाद एक आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर। चलिए भैरवनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, वीडियो बिना स्किप के जरूर देखिएगा, क्योंकि एक के बाद एक जानकारी मैं दे रहा हूँ। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, तो इसीलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा है। तो बिना स्किप के देखेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा। रास्ते में जगह जगह आपको खाने पीने की दुकान देखने को मिल जाएगी। खाने पीने का कोई असुविधा नहीं है। नॉर्मल खाने की चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, जैसा कि पराठा 50 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा। मैगी 60 से 70 रुपया रहता है। बिस्किट्स 5 रुपया का 10 रुपया रहता है। पानी का बोतल देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग में 70-80 रुपया में मिलता है। इसीलिए थोड़ा प्राइस हाई रहता है, क्योंकि 12,000 फीट के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन उनका लगता है वहाँ गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है। कोई आदमी 2 पानी का जो बड़ा बोतल होता है, सेट होता है 24 का या 12 का होता है, 2 पानी का सेट ऊपर तक लेके आएगा। एक गैस एक आदमी ऊपर तक लेके आएगा। आप लोगों को खाली चलने में इतना दिक्कत हो रहा है तो एक पूरी गैस का टंकी जब ऊपर तक वो लेके आएगा, उसमें जब वो मैगी बनेगा तो उसका प्राइस थोड़ा हाई जरूर रहेगा। तो प्राइस में आप लोगों को बिल्कुल भी कंप्लेन करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है नीचे से ऊपर तक सामान लाने के लिए। तो आप एक दिन के लिए घूमने आए तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा। जाने के रास्ते में जगह जगह आपको टॉयलेट का फैसिलिटी मिल जाएगा। पीने का पानी का टैप भी लगा हुआ है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। 1 लीटर पानी आप खुद कैरी कर सकते हैं, खरीद के पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, क्योंकि घोड़े उसी रास्ते में घोड़े जा रहे, पालकी जा रहा है, पिट्ठू जा रहे, लोग जा रहे, तो जगह जगह जाम लगा हुआ है। तो चलने में भी बहुत ही मुश्किल है। जब जाम के टाइम आते हैं, जैसे कि आपका मई जून महीने में आते हैं, तो बहुत ही यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, तो चलने में बहुत ही असुविधा भी होता है। तो आप जब चले तो सावधानी से घोड़े वगैरह देख के चलिएगा। खाने पीने का कोई आप लोगों को असुविधा नहीं होगा। नेटवर्क इशू रहता है, जगह जगह आपको नेटवर्क मिलेगी, जगह जगह बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा। फ़ोन भी देरी से लगता है, उसका भी ध्यान आप लोग रखिएगा। चल के जाने से एक फ़ायदा क्या है, जो ये सुंदर सा व्यू आप लोग देख के जा रहे हैं वो आपको एंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी देखिए पहाड़ियों पे बर्फ़ दिखना भी शुरू हो गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर घोड़े वगैरह में जाते हैं, ये सब एंजॉय नहीं कर सकते। चल के जब आप जाएंगे 8-10 घंटा लग जाता है, लेकिन बैठ के खाते पीते हुए आप लोग आराम से जा सकते हैं। अगर आधे रास्ते में आप लोग चल नहीं पा रहे, आगे का रास्ता तय करने में आपको बीच में से भी घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन घोड़ा का जो प्राइस है ज़्यादा कम नहीं होता है। नीचे जो प्राइस है, बीच में से अगर आप लोग घोड़ा हायर करते हैं तो उसी का प्राइस के आसपास ही रहता है। तो अगर घोड़े में जाना है तो नीचे से जा सकते हैं। अगर बीच में चलने की दिक्कत हो रहा है तो बीच में से भी घोड़ा पिट्ठू आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन पालकी का सुविधा बीच में आप लोगों को नहीं मिलेगा।
बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अगर आप लोग पैदल जाने की प्लानिंग कर रहे तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। सुबह जितना जल्दी हो सके 3 या 4 बजे तक आप लोग गौरीकुंड पहुँच जाइए। उसके बाद पैदल यात्रा का शुरू कीजिए। आप दोपहर को 1-2 बजे तक आराम से केदारनाथ पहुँच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घंटा लगता है जाने के लिए। बाकी आपके चलने के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी पहुँच सकते हैं। दोपहर के बाद यहाँ ज़्यादातर दिन बारिश होता है। बारिश होने के बाद ये जो रास्ता अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी सुबह का धूप खिला है तो भी जगह जगह कीचड़ भरा हुआ है, खड्डा भी बहुत सारा है। तो बारिश में यहाँ मुश्किल हो जाता है चलने के लिए। और घोड़े से सावधानी जरूर रहिएगा क्योंकि घोड़े ज़्यादातर जगह में धक्का दे देते हैं। जितना घोड़ा यहाँ जा रहा है ज़्यादा मुश्किल घोड़े के लिए हो रहा है। जो पैदल यात्री जा रहे हैं घोड़े के लिए उनको बहुत ही मुश्किल होता है। अगर घोड़े का रास्ता अलग होता तो आप लोग आसानी से बाबा केदारनाथ धाम पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ही रास्ते में घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू सब जाता है तो जाम लगा जाता है। बहुत सारे जगह में जाम भी लग जाता है और कीचड़ से पैर वगैरह भी फिसल जाता है। एक बात रात अगर हो जाता है तो रात में सफ़र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रात में पहाड़ियों पर ठंड बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया था केदारनाथ धाम में रात को -डिग्री पर पारा चला जाता है। और बारिश अगर होता है, देखिए ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जगह में रुकने की सुविधा नहीं है। तो रात में अगर बारिश हो जाता है तो आप लोग फंस जाएंगे। तो इसीलिए मेरे माने रात में बिल्कुल भी सफ़र मत कीजिएगा। 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद अभी हम पहुंच गए भीमबली। अभी सुबह का 8 बजने वाला है। 4-5 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। बाकी रास्ते में आराम से खा पी के बैठते हुए रेस्ट लेते हुए चलिए। अभी रास्ता का कंडीशन देखिए कितना कीचड़ भरा हुआ है। बारिश अभी नहीं हुआ है, धूप खिला है तो भी रास्ते में देखिए इतना कीचड़ है। तो ऐसा रास्ता आपको बहुत सारा जगह मिलेगा। तो जब चल के जा रहे तो सावधानी से जाइएगा। अभी हम पहुंचेंगे भीमबली के बाद रामबाड़ा, जहां 2013 में त्रासदी में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। भीमबली का बेस कैंप देखिए, GMVN का बेस कैंप है। यहाँ रुकने की भी सुविधा है। यहीं से आप लोगों को घोड़े खच्चर भी मिल जाएगा। आगे का रास्ता अगर आप लोगों को घोड़े खच्चर में तय करना है तो यहाँ से भी आप लोग घोड़े खच्चर हायर कर सकते हैं। अब ये सामने देखिए लेफ्ट साइड पानी का काउंटर है। 1 लीटर प्योरीफायर पानी का प्राइस है 10 रुपया। लेकिन ये काउंटर बंद है। जगह जगह मैंने देखा था ऐसे काउंटर बनाया गया है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। अगर ये खुला होता तो आपको बहुत ही कम रेट में पानी मिल जाता। ऐसे शैड भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। अगर बारिश वगैरह होता है तो ऐसे शैड देख के आप लोग रुक जाइए। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह रास्ते में सफाई कर्मी उनके काम कर रहा है। लेकिन लोग जो चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पानी का बोतल पीते हैं, वो बाहर ही फेंक देते हैं ज़्यादातर लोग। डस्टबिन रास्ते में किया गया है, आप डस्टबिन का यूज जरूर कीजिएगा। पहाड़ का जो परिवेश है उसे खराब मत कीजिएगा। अभी हम पहुंच गए रामबाड़ा। अभी जो नीचे वाला ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से घोड़े खच्चर जाने की रास्ता अलग और लोग जाने के लिए ऊपर का रास्ता है। घोड़े खच्चर से अगर आप लोग जा रहे तो नीचे से जाएंगे, पैदल अगर आप लोग जा रहे इसी ऊपर के रास्ते से आप लोग जाएंगे। आगे जाने के बाद एक ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। मंदाकिनी नदी का एक बढ़िया सा व्यू आप लोग देखेंगे। वहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देखिए सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा 2013 में जो आपदा आई थी रामबाड़ा में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। यहाँ पहले गांव वगैरह बसा करता था। यहाँ मेन पॉइंट होता था केदारनाथ जो लोग जाते थे उनका एक मेन पॉइंट यहाँ होता था। खाने पीने से लेके हर चीज़ यहाँ मिल जाता था। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, केदारनाथ का यात्रा पर अगर आप लोग आ रहे पैदल जरूर आइएगा। पैदल आने से जो खूबसूरती का मज़ा आप लोग लेंगे, इतना खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, झरना देखने को मिलेगा,
बड़ा बड़ा पहाड़ी दूर से देखने को मिलेगा। मज़ा ही कुछ अलग है, आपको लगेगा मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अब ये सामने देखिए मंदाकिनी नदी का कितना खूबसूरत सा व्यू। 2013 में जो आपदा आई थी, यहाँ से पानी आया था तो पूरा बहा के ले गया था गांव। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए ये मंदाकिनी नदी का खूबसूरत सा व्यू देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। घोड़े खच्चर के रास्ते जो अलग हुए थे रामबाड़ा में, बाद में आकर यहीं पर मिलते हैं। छोटे लिंचलू से थोड़े पहले दोनों रास्ता मिलते हैं। यहाँ से आप लोगों को खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ से रास्ते पूरा सीधा ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होता है। चानीकाम के पास आपको ग्लेशियर्स दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। पहली बार मैं ग्लेशियर देखा, मज़ा आ गया। अब ये सामने देखिए पिट्ठू से मेरा बेटा जा रहा है, उसके पीछे हम लोग चल रहे। पिट्ठू वाला बहुत ही स्पीड चलते हैं, उनके साथ चलना मुश्किल होता है। तो कुछ जगह में पिट्ठू वाला मुझे नहीं मिला, बहुत ही आगे चला गया था, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाद में जाके फिर पिट्ठू वाला मिला। अब ये सामने देखिए ग्लेशियर में लोग खेल रहे। इसका जो व्यू है ना कुछ अलग ही है, एक आनंद आ जाएगा। अगर आप लोग घोड़े से आते तो GMVN का जो बेस कैंप है उससे थोड़ा पहले जो देख रहे घोड़े वाला, यहीं पर आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से मंदिर का दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर का रास्ता चल के जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों को टेंट मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अभी हम पहुँच गए केदारनाथ। रहने का व्यवस्था करते हैं और रहने का क्या सुविधा है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। गौरीकुंड से सुबह के 5 बजे हम लोग पैदल यात्रा शुरू हुए थे। केदारनाथ दिन का 2 बज गया, अभी हम पहुंच गए। कम से कम 10 घंटा लगा हमें यहाँ आने में। यहाँ आने पर अभी देखिए मौसम पूरा चेंज हो गया है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया है। चलिए हम लोग जहाँ पर डॉर्मिटरी बुकिंग किए वहाँ चलते हैं। GMVN का साइड से हम लोगों ने डॉर्मिटरी बुकिंग किया था। यहाँ जो इस कॉलोनी को बोलते हैं भैरवनाथ टेंट कॉलोनी। एक बेड का 600 रुपया। कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है। सोने के लिए आप लोगों को ऐसे स्लीपिंग बैग्स मिल जाएगी। चलिए जानते आप लोग यहाँ रुकने के लिए कैसे बुकिंग करेंगे। जो आप मैंने बताया था ब्लॉग के शुरू में, आपका नाम था टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इसी ऐप से आप लोगों को 4 धाम यात्रा अगर कर रहे, हर एक जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। होटल कैसे बुकिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर कैसे बुकिंग करते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन, वेदर के बारे में भी इसी ऐप से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो पहले जान लीजिए केदारनाथ में रुकने की क्या सुविधा है। इसी ऐप से आप लोग GMVN का बहुत सारे टेंट कॉलोनी है केदारनाथ में, आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पहले जान लीजिए टेंट कॉलोनी कहाँ कहाँ है। मंदिर से 2 किलोमीटर का पीछे देवदर्शिनी टेंट कॉलोनी, बासुकी टेंट कॉलोनी। यहाँ एक बेड का 600 रुपया और कॉमन टॉयलेट आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद भैरवनाथ टेंट कॉलोनी जहाँ पर मैं रुका हूँ 1.5 किलोमीटर के पीछे 600 रुपया इसका जो बेड का चार्ज है। नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, यहाँ आपको 900 रुपया में आप लोगों को एक डॉर्मिटरी मिल जाता है। इसके साथ डिनर इंक्लूडिंग है। अगर आप लोगों को बेड चाहिए तो 1300 रुपया रहता है इसका। राइस और डिनर के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़ा लग्जरियस अगर आप लोग चाहते हैं तो स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स में आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। 8400 में आप लोगों को डिनर मिलेगा और कॉमन टॉयलेट नहीं अटैच टॉयलेट आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ 1500 रुपया में आप लोगों को डॉर्मिटरी मिल जाएगा। यहाँ आपको अटैच टॉयलेट वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आप लोग बाहर रुकना चाहते हैं होटल में, होटल का प्राइस यहाँ बहुत ही हाई रहता है। 6000 से लेकर 10,000 तक आप लोग होटल ले सकते हैं। GMVN के बाद अलग भी बाहर आपको प्राइवेट टेंट बहुत सारे मिल जाएगी। अगर आप लोग खुद टेंट लाए लगाना चाहते हैं कहीं, तो मंदिर के पीछे जो भीमशिला है वहीं आसपास आप लोग टेंट लगा सकते हैं। नहीं, GMVN का जहाँ पर टेंट है वहाँ आप लोग पूछ के टेंट भी लगा सकते हैं। बारिश जोरों से अभी शुरू हो गया है। जैसे मैंने बताया था ब्लॉग के शुरू में, जो जो जानकारी आप लोगों को दिया उसी हिसाब से अगर आप लोग आते हैं तो बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को पूरा यात्रा कंप्लीट करने में।
अगर आप लोग उसी हिसाब से नहीं आते तो परेशानी में पड़ सकते हैं। अब ये सामने देखिए हेलीपैड, मंदिर से सिर्फ 500 मीटर के दूरी पर। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो 500 मीटर आप लोगों को सिर्फ चलना पड़ेगा और एक ही दिन में आप लोग दर्शन करके रिटर्न जा सकते हैं। अगर आप लोग घोड़े में भी आते हैं सुबह जल्दी तो एक ही दिन में रिटर्न जा सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड हाफ में बारिश होता है तो बारिश में भीगने की चांसेस भी होता है। बाबा केदारनाथ दर्शन करने के बाद अभी राइट साइड देखिए पहाड़ के ऊपर भैरवनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रैकिंग करने के बाद आप लोग पहुंचेंगे। जो भैरवनाथ मंदिर देख रहे हैं पूरा सीधा चढ़ाई है, अगर आप लोग चाहें यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए अभी भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। टाइमिंग वगैरह आप लोगों को भी जानकारी दे देता हूँ। मंदिर से थोड़े ही पहले जो राइट साइड देख रहे टेंट बनाया गया है, यहाँ आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन चेकिंग होता है। उसके बाद आपको एक टोकन देते हैं, उसी टोकन को दिखाने के बाद आप लोग मंदिर के अंदर जा पाएंगे। चलिए अभी टोकन ले लेते हैं, उसके बाद लाइन में लग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। रास्ते में फूल प्रसाद भोग का दुकान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्रसाद का पैकेट यहाँ आप लोगों को 100 से लेके 1000 रुपया तक मिल जाएगा। दर्शन के लिए अभी हम लाइन में खड़े हैं। अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है। आप लोग कोशिश करिए जिस दिन आप आ रहे हैं उसी दिन आप लोग दर्शन के लिए। हमारे तरह अगर आप लोग सुबह पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू करते हैं तो दोपहर तक यहाँ आप लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, क्योंकि दर्शन के लिए कम से कम 4-5 घंटा लगता है और 3-4 किलोमीटर तक लाइन होता है। अब ये सामने देखिए मंदाकिनी नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसके पार तक लाइन लगा हुआ है। कम से कम अभी हमें दर्शन के लिए 5 घंटा लगेगा। केदारनाथ में अभी चारों ओर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब तक आप अगर आएंगे तो काम ये हो गया होगा। लेफ्ट साइड देखिए मंदाकिनी नदी का खूबसूरत सा व्यू और केदार घाटी में पूरा बर्फ गिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है। केदारनाथ के पास आप लोग बर्फ आप लोगों को नहीं मिलेगा, बर्फ पहाड़ी चोटियों पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी शाम का टाइम है, आरती का टाइम हो गया है। अभी हम पहुंचने वाले मंदिर। बाबा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड में जो 4 धाम है उनमें से एक धाम है। इस साल 10 मई को कपाट खुला था और 20 नवंबर को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होगा। 2024 का ये टाइम है और मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे खुलता है, दोपहर को 3 बजे बंद होता है, फिर शाम को 5 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। मंदिर का ये टाइमिंग है। बीच में 3 से 5 बजे बंद रहता है। मंदिर के अंदर बैग वगैरह लेके नहीं जा सकते। जूता चप्पल जहाँ से प्रसाद ला रहे हैं वहाँ रख लीजिए। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ है, लेकिन गर्भगृह का फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बाबा केदार का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद चलिए चलते हैं टेंट में रेस्ट करते हैं। रात बहुत हो गया है, थकान भी बहुत हो गया है। सुबह उठने के बाद मंदिर के आसपास जो साइट सीन है वो करने के लिए जाएंगे। सुबह सुबह अभी हम जा रहे हैं मंदिर के पास भीमशिला देखने के लिए, भैरवनाथ दर्शन के लिए। धूप खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। जैसे मैंने बताया था सुबह पूरा बढ़िया से धूप खिलता है, दोपहर के बाद फिर बारिश का शुरुआत होता है। कल बारिश होने से पहले हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह 3-4 बजे हम गौरीकुंड से ट्रैकिंग किए थे, इसीलिए 2 बजे के बाद हम लोग पहुंच गए थे। अगर आप लोग देरी से आते हैं तो बारिश में भीगने की बहुत ही चांसेस है। देखिए केदार घाटी का कितना खूबसूरत सा व्यू, सुंदर सा धूप खिला है, ठंड भी बहुत हो रहा है। चलिए अभी मंदिर के पास जाते हैं, भीमशिला के दर्शन करते हैं। यहाँ एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग कोशिश करिए जिस दिन केदारनाथ पहुँच रहे हैं हमारा तरह शाम को ही दर्शन कर लीजिए। अगर शाम का आपका दर्शन हो जाता है, सुबह सुबह फिर जल्दी उठ के मंदिर के पास जो मंदाकिनी नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है उसी के पास रेतस कुंड है, दर्शन कर लीजिए। मंदिर के पीछे भीमशिला है, वो दर्शन कर लीजिए। भीमशिला दर्शन करने के बाद भीमशिला के पीछे थोड़ा आगे जाएंगे, आदि शंकराचार्य समाधि आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद मंदिर से 2 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद श्री भैरवनाथ मंदिर दर्शन के लिए आप लोग जा सकते हैं। ये सब दर्शन करने के बाद 10 से 11 बजे तक आप लोग रिटर्न चले आइए। उसके बाद नीचे जाने की तैयारी
करिए, क्योंकि अगर आप लोग 10-11 बजे तक निकलते, शाम होते होते आप लोग गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग सुबह दर्शन करने की प्लानिंग करें तो लोग रात 2-3 बजे से लाइन में खड़े होते हैं सुबह दर्शन करने के लिए। रात को पारा -1-2 डिग्री तक नीचे आ जाता है अभी के टाइम में, तो रात के लाइन में लगना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर सुबह 5-6 बजे आप लोग दर्शन के लिए आते हैं तो पूरा आधा दिन से ज़्यादा निकल जाएगा दर्शन के लिए। अभी देखिए कहाँ तक लाइन लगा है, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक लाइन लगा है। अगर आप लोग लाइन में खड़े होते तो दर्शन के लिए शायद 6-7 घंटा से भी ज़्यादा लग सकता है। अब ये सामने देखिए भैरवनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर जो घाटी रोड देख रहे हैं, चढ़ाई करने के बाद भैरवनाथ दर्शन कर सकते हैं। अब ये जो सामने देख रहे हैं मंदिर रेतस कुंड, मंदिर के जाने के रास्ते में जो ब्रिज आप लोगों को दिखाया था मंदाकिनी नदी के ऊपर, उसी के पास ये मंदिर है। यहाँ अगर आप लोग ओम नमः शिवाय बोलते तो पानी से बुलबुला उठता है। बहुत ही आश्चर्यजनक मंदिर है। अभी तो मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन के लिए नहीं जा सकते, बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है। चलिए मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के ठीक सामने नीचे की तरफ अगर आप लोग जाएंगे, एक बड़ा सा ओम बना हुआ है, वो दर्शन कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, अगर आप लोग चाहे कुछ खरीदारी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग केदारनाथ का मंदिर घर लेके जाते हैं। खाने पीने का भी हर प्रकार का सुविधा है। कम से कम एक मील पर 300 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। चलिए अभी आप लोगों को मैं बता दूं, अगर 2 पर्सन आप लोग केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। चलिए अभी जान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का अभी मैं बता रहा हूँ। हरिद्वार से केदारनाथ अगर आप लोग आते हैं, हरिद्वार में आपको एक दिन का स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार आप किस टाइम पहुँचते उसी हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। हरिद्वार में अगर आप लोग एक दिन रुकते तो 500 से 1000 रुपये आपका होटल खर्चा होगा। मील्स में 800 से 1000 रुपये आपका खर्चा होगा। अगर सुबह आप लोग जल्दी पहुंच जाते तो बस से आप लोग जा सकते, नहीं तो उसके बाद आपको पर्सनल गाड़ी या शेयरिंग गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो अगले दिन सुबह सुबह आपका यात्रा शुरू होता है। फर्स्ट डे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको आना पड़ेगा। बस से अगर आप हरिद्वार से आते तो 800 से 1000 रुपया एक पर्सन पर खर्चा होगा, तो 2000 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा 2 पर्सन का। अगर आप लोग सुमो या बोलेरो से शेयरिंग में आते तो एक पर्सन का 1000 रुपया खर्चा होगा, 2 पर्सन का 2000 रुपया यहाँ खर्चा होगा। पर्सनल कैब करके अगर आप लोग आते तो 7000 से 8000 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। उसी दिन आप लोग सोनप्रयाग पहुंचेंगे। खाने पीने में आपका 2000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। अगर आप लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड में उस दिन स्टे करते हैं होटल में, 2500 से 3000 रुपया आपका होटल का खर्चा हो जाएगा। अगर कम खर्चे में रुकना चाहते हैं तो डॉर्मिटोरी में रुक सकते हैं। डॉर्मिटोरी में 300 से 500 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह आप लोग गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं, तो आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा। नहीं तो आप घोड़े, खच्चर और पिट्ठू से आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। उसका खर्चा अलग, इसमें मैंने मिलाया नहीं है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए शटल सर्विस से 200 रुपया आपका खर्चा होगा 2 पर्सन का आने जाने का। उसके बाद उस दिन का खाने पीने का खर्चा 2000 तक आपका हो सकता है। टेंट में अगर आप लोग केदारनाथ में स्टे करते हैं तो आपका एक पर्सन का 600 रुपया खर्चा होगा, 2 पर्सन का 1200 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। उसी दिन दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह फिर आप लोग रिटर्न आएंगे। अगर सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आपका उसी दिन आप सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए जा सकते हैं पर्सनल गाड़ी वगैरह लेके। अगर लेट में आते थर्ड दिन तो केदारनाथ से सोनप्रयाग शाम तक आप लोग पहुंच जाएंगे। फिर सोनप्रयाग में आपको स्टे करना पड़ेगा। 2500 से 3000 रुपये आपका होटल का खर्चा होगा। बाकी अगर डॉर्मिटोरी लेते हैं तो 300 से 500 रुपये आपका खर्चा होगा। मील्स में 1000 से 2000 रुपया खर्चा हो सकता है।
फोर्थ डे आप लोग सुबह सुबह सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए दर्शन के लिए जा सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार रिटर्न आ सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएंगे। अगर आप लोग सोनप्रयाग से फिर हरिद्वार आते हैं तो यहाँ आप लोगों को 2000 रुपया के आसपास खर्चा हो जाएगा, बस में आप लोग आते हैं तो। यहाँ आपका टोटल जो खर्चा आता है 2 पर्सन पर 20,000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग खर्चा कम करने चाहते हैं तो सोनप्रयाग का जो 2 दिन का स्टे है, अगर आप लोग डॉर्मिटरी में रुकते हैं तो आपका 15 से 16,000 रुपया में टूर कंप्लीट हो जाएगा 2 पर्सन का। अब जहाँ से भी आ रहे ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट इसमें मैंने मिलाया नहीं है, आप लोग इसे खुद से ऐड करके देख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत लग्जरियस टूर करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है। कल शाम को जब हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए आरती के टाइम, एक ऐसा अनुभूति हुआ मानो हम स्वर्ग में आ गए। इतना मन में खुशी था, आप लोगों को बताना भी मुश्किल है। हम 12,000 फीट के ऊपर इतना कष्ट करके आए, कुछ पता नहीं चल रहा था हम कष्ट कहाँ दूर ही हो गया था। जिंदगी में कोशिश करिए एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आए आप लोग, और चल के ही आए। हेलीकॉप्टर में अगर आप लोग आते हैं, घोड़े खच्चर में अगर आप लोग आते, वो अनुभूति आप लोगों को नहीं मिलेगा। चल के आने में जो मज़ा है, आप लोग किसी भी तरह से आए वैसा मज़ा आप लोगों को नहीं आएगा। चल के आने में बहुत ही कठिनाई है, रास्ते में बहुत सारा कठिनाई आप लोगों को आएगा, लेकिन जब आप लोग बाबा के दर्शन कर लेंगे उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा। जाने के समय आपको इतना कष्ट नहीं होगा। अभी मंदिर के पीछे के तरफ हम लोग है, भीमशिला आप लोग दर्शन कर रहे हैं। 2013 को जो आपदा आई थी, भीमशिला के वजह से मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ। भीमशिला के ठीक पीछे थोड़ा आगे जाने के बाद आप लोग पहुंचेंगे श्री आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि के पास। चलिए आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि देख लेते हैं। भीमशिला के चारों ओर बहुत सारे बाबा यहाँ बैठे हैं, कुछ देर यहाँ बैठे उनसे बातचीत भी आप लोग करिए। यहाँ का जो चारों ओर का व्यू है ना, एक अलग ही है, आपको लगेगा मैं स्वर्ग में ही हूँ। भीमशिला के पीछे जो आसपास खाली जगह है, अगर आप लोग पर्सनल टेंट लेके आते हैं यहाँ आप लोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग बेस कैंप के पास उनसे पूछ के आप टेंट वहाँ लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये जो सीधा रास्ता आगे गया है आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि है। सामने देखिए पहाड़ी पर बर्फ दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। जब 2013 को आपदा आई थी, ये जो देख रहे हैं आप लोग पहाड़ के दोनों साइड में जो गड्ढा जैसे हुआ है, वहीं से पानी आया था। बाबा भोलेनाथ का कृपा से मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरा संपन्न हुआ, और 12 ज्योतिर्लिंग का ब्लॉग मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बाबा बद्रीनाथ का दर्शन का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद 4 धाम का, जो भारतवर्ष में 4 धाम है, उसका दर्शन भी मेरा संपन्न हो जाएगा। बाबा केदारनाथ का जो ये ब्लॉग मैंने बनाया है, थोड़ा लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी इसमें मैंने दिया है बिना स्किप के पूरा। अगर इस वीडियो को आप लोग व्यू करते तो यहाँ जब आप लोग आएंगे दर्शन के लिए बहुत ही आसानी होगी। A to Z पूरा जानकारी इसमें मैंने दिया है। चलिए अभी रिटर्न चलते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर जाएंगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से सीतापुर, सीतापुर से आप लोग बस या पर्सनल गाड़ी वगैरह लेके हरिद्वार या बद्रीनाथ तक आप लोग जा सकते हैं। मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय केदार जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।